हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एस टी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग नागरिक शास्त्र का एक रिवीजन क्लास चला रहे हैं। इसका 22वां पार्ट है जो आपके जैसी प्रयोक्ता परीक्षा टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जेटीसी सभी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसके पहले का पार्ट आप लोग देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। वहाँ पे सभी वीडियो मिल जाएंगे जो आपके एग्जाम के दृष्टि से सारे प्रैक्टिस सेट को तैयार किया गया है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आधुनिक राष्ट्र राज्य के उद्भव के लिए उत्तरदायी कारक नहीं है। यहाँ पे नहीं पूछा है। आधुनिक राष्ट्र राज्य के उद्भव के लिए शांति, सुरक्षा और एकता की इच्छा, ये इसका उत्तरदायी कारक नहीं माना जाता है। ठीक है, आधुनिक राज्य के उद्भव में जो है पुनर्जागरण आंदोलन, धर्म सुधार आंदोलन, चर्च की सार्वभौमिक सत्ता का पराभव और प्रभुसत्ता के सिद्धांत का विकास, वैज्ञानिक विकास, वाणिज्यिक क्रांति के फलस्वरूप व्यापार का प्रसार, ये सभी कारक जो है इसके लिए उत्तरदायी हैं। लेकिन शांति, सुरक्षा और एकता की इच्छा ये उत्तरदायी नहीं होता है। दूसरा नंबर प्रश्न है, यहाँ पे दो सूची दिया गया है। एक तरफ लेखक हैं, विचारक हैं, उनके द्वारा कहा गया राज्य के बारे में क्या किसने कहा है, ये उसको मिलान करना है। तो लॉक ने कहा था कि राज्य लोगों की इच्छा पर आधारित है, ये कहा था, लॉक ने कहा था। तो ए में दूसरा आपका सही हो जाएगा। प्लेटो ने कहा था, प्लेटो ने राज्य के बारे में कहा था राज्य मानव विवेक का साकार रूप है। ठीक है, तो बी का आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, और अरस्तु ने राज्य के बारे में कहा था, अरस्तु ने राज्य के बारे में क्या कहा था कि राज्य नैतिकीकरण की एक इकाई है। ठीक है, तो ये आपका सही हो जाएगा। सी में ये आपका 1 सही हो जाएगा। और दुग्वी ने कहा था राज्य विधि के सृजन हेतु इकाई है, दुग्वी ने कहा था। ठीक है, तो यहाँ पे ए का आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, तो सभी विचारकों ने राज्य के बारे में जो कहा था वो कोटेशन को मिलान करना था। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तीसरा नंबर प्रश्न है, राज्य उसी प्रकार व्यक्ति से पूर्व है जिस प्रकार संपूर्ण अपने अंश से पूर्व है। यह कथन किसका है? तो ये कथन है आपका अरस्तु का। ठीक है, आंगिक सिद्धांत की परंपरा में प्लेटो के बाद जो है अरस्तु यह तर्क दिया था कि राज्य के संदर्भ में व्यक्ति या परिवार की स्थिति वैसी ही है जैसी शरीर के संदर्भ में उसके किसी अंग की है। ठीक है, यदि व्यक्ति को राज्य से अलग कर दिया जाए तो उसी हालत वैसी ही होगी जैसे शरीर से किसी अंग का कट जाना होता है। ठीक है, यही कारण है कि व्यक्ति और राज्य के संबंध पर विचार करते हुए राज्य का ध्यान पहले आता है और व्यक्ति का जो है बाद में आता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा नंबर प्रश्न है, राज्य संपत्ति को उत्पन्न नहीं करता अपितु स्वयं उसका निर्माण संपत्ति की रक्षा करने के लिए हुआ है। यह कथन किसका है? तो ये जॉन लॉक का है। ठीक है, प्राकृतिक दशा में मनुष्य को प्राकृतिक अधिकार प्राप्त होते हैं जिनमें जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार उसका प्रमुख अधिकार है। ठीक है, और इस अधिकार की रक्षा के लिए ही मनुष्य नागरिक समाज की स्थापना करता है। लॉक कहता है कि राज्य संपत्ति को उत्पन्न नहीं करता अपितु स्वयं उसका निर्माण संपत्ति की रक्षा के लिए करने के लिए हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पांचवां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विचारक के बारे में यह कहा जा सकता है कि उसने आधुनिक लोक कल्याणकारी राज्य के सिद्धांत का कार्य प्रशस्त किया? तो ये कहा जा सकता है टी.एच. ग्रीन महोदय के विचार में। ठीक है, टी.एच. ग्रीन ने जो है रूसो और कांट और हीगल जैसे आदर्शवादी विचारकों की जो है शिक्षाओं का अनुसरण करते हुए उदारवाद की परंपरा को कल्याणकारी राज्य की दिशा में आगे बढ़ाया था। तो यहाँ पर भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। छठवां नंबर प्रश्न है, राज्य की उत्पत्ति तथा प्रकृति की विवेचना में किसने सामाजिक संविदा की अवधारणा का प्रयोग नहीं किया है? नहीं किया यहाँ पूछ रहा है, तो ये बेंथम ने नहीं किया था। ठीक है, बेंथम जो है सामाजिक समझौता के सिद्धांत की आलोचना 2 तर्कों के आधार पर किया था। ठीक है, और उसमें जो है पहला कहा था कि इसका कोई प्रमाण नहीं है कि समझौता वास्तव में हुआ है, और दूसरा इसने कहा था कि यदि यह मान लिया जाए कि समझौता हुआ है तो भी समझौते के सिद्धांत द्वारा आज्ञा पालन के कर्तव्य की कोई निश्चित व्याख्या नहीं की जा सकती है। व्यक्ति राज्य की आज्ञा का पालन इसलिए नहीं करता है कि उसके पूर्वजों ने कोई समझौता किया था, वरन वह इसलिए करता है कि ऐसा करना उसके लिए जो है लाभदायक और उपयोगी है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 7वां नंबर प्रश्न है, किस प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक ने जो है विश्व का ध्यान पुलिस राज्य धारणा से कल्याणकारी राज्य की विचारधारा की ओर जो है आकर्षित किया? तो ये किया था J.S. मिल ने। ठीक है, जॉन स्टुअर्ट मिल पहला ऐसा प्रमुख उदारवादी विचारक था जिसने शुरू में हस्तक्षेप की नीति और व्यक्तिवाद को अपनाया था, परंतु सामाजिक आर्थिक यथार्थ पर विस्तृत विचार करने के बाद जो है उसने सकारात्मक उदारवाद का समर्थन किया था। और मिल ने जो है राजनीतिक क्षेत्र में संवैधानिक और प्रतिनिधि शासन को उचित ठहराया था।
परंतु आर्थिक क्षेत्र में उसने कल्याणकारी राज्य के विचार को बढ़ावा दिया। और मिल की एक प्रसिद्ध पुस्तक थी प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। और इसका अंतिम संस्करण आया था 1866 में, और इसमें इन्होंने संपत्ति के अधिकार को सीमित करने का वकालत भी किया है, ठीक है। ये भी प्रश्न पूछता है कि मिल के किस पुस्तक में जो है संपत्ति के अधिकार को सीमित करने की वकालत की है, तो वो पुस्तक थी प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 8वां नंबर प्रश्न है, किसने लाख की प्राकृतिक अवस्था को अस्पष्ट प्राकृतिक अवस्था कहा है? तो ये कहा था मैकफर्सन ने, ठीक है, यहाँ पे भी ऑप्शन सही होगा। सीबी मैकफर्सन ने जो है लाख के चिंतन ने विरोधाभास की व्याख्या देते हुए उसने लिखा था कि लाख यह मानकर चलता है कि संपत्तिवान और संपत्तिहीन वर्ग समान रूप से जो है विवेक हल नहीं होते। जब इस वर्ग विभेद को मनुष्य की प्रकृति के साथ जो है जोड़ा जाता है तो इसका परिणाम ऐसी प्राकृतिक दशा के रूप में सामने आता है जो सर्वथा असुरक्षित होती है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 9वां नंबर क्वेश्चन है, वह व्यक्ति जिसने सर्वप्रथम भूमि के एक टुकड़े पर अधिकार करके यह कहा है कि यह मेरा है, वही नागरिक समाज का वास्तविक संस्थापक है, यह किसने कहा है? तो ये कहा था रूसो ने, ठीक है। रूसो ने कहा था कि वह व्यक्ति जिसने सर्वप्रथम भूमि के एक टुकड़े पर अधिकार करके यह कहा यह मेरा है, वही नागरिक समाज का वास्तविक संस्थापक है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 10वां नंबर प्रश्न है, लाख की प्राकृतिक अवस्था पूर्व राजनीतिक तो है परंतु पूर्व सामाजिक नहीं, क्योंकि इस अवस्था में रहने वाले लोगों का समष्टिगत सामाजिक जीवन के रूप में एक समाज है, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, किसने संप्रभुता के उच्च धर्माध्यक्ष के रूप में जाना जाता है? किसे जो है संप्रभुता के उच्च धर्माध्यक्ष के रूप में जाना जाता है? तो ये रूसो को जाना जाता है, ठीक है। बोधा और ग्रोसियस की संप्रभुता मर्यादित है, जबकि रूसो के अनुसार जो है जन संप्रभुता अधेय, अविभाज्य, असीम, अमर्यादित एवं निरंकुश होती है, इसलिए जो है उसे संप्रभुता का उच्च धर्माध्यक्ष कहा जाता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न, मानव समाज राज्य के माध्यम से संबंधित व्यक्तियों का बालू का ढेर नहीं बल्कि समूहों का ऊर्ध्वगामी पद सोपान है, यह कथन किसका है? तो ये फिगिस महोदय का है, ठीक है। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इनका पूरा नाम था जे.एन. फिगिस, ठीक है। जे.एन. फिगिस ने कहा था कि चर्च के सामूहिक व्यक्तित्व का अस्तित्व राज्य की कृपा के कारण नहीं है, क्योंकि चर्च के पास व्यक्ति की तरह जो है आत्मविकास की शक्तियां हैं और राज्य को उस यथार्थ को स्वीकार करना चाहिए। और उन्होंने यह भी कहा था कि मानव समाज जो है व्यक्तियों का ढेर नहीं है जो केवल राज्य के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हों, बल्कि यह जो है समूहों का सोपानिक व्यवस्था है। तो ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राज्य की बहुलवादी अवधारणा नहीं है? राज्य की बहुलवादी अवधारणा नहीं है कौन सी? तो एकत्व परक प्रभुता की अवधारणा जो है, एकत्व परक संप्रभुता की अवधारणा जो है राज्य की बहुलवादी अवधारणा नहीं है। संप्रभुता की एकलवादी विचारधारा के विपरीत जो है बहुलवाद की विचारधारा है, ठीक है। और यहाँ पे एकलवादी जो संप्रभुता की प्रतिक्रिया स्वरूप बहुलवाद का अस्तित्व में आया था और बहुलवाद ने जो है संप्रभुता की वास्तविक प्रकृति की नई व्याख्या की थी, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत का समर्थक नहीं है? तो यहाँ पे लॉर्ड ब्राइस, ठीक है, लॉर्ड ब्राइस ये जो है संप्रभुता के सिद्धांत का बहुलवादी सिद्धांत का समर्थक नहीं था, ठीक है। ऑटो गियर्क और डब्ल्यू.एफ. मैटलैंड, हेराल्ड लास्की संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत के समर्थक है, ठीक है। और लॉर्ड ब्राइस जो है संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत का समर्थक था। ये जो है संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत का समर्थक था, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, ये एकलवादी था और ये तीनों जो थे ये बहुलवादी सिद्धांत के समर्थक थे। 15 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारों का सबसे पुराना सिद्धांत है? तो ये प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत सबसे पुराना सिद्धांत माना जाता है, ठीक है। अधिकारों के संबंध में यह सिद्धांत सबसे अधिक प्राचीन है और इसका प्रचलन जो है यूनानियों के समय से है। और ये भी पूछा जाता है प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत किससे संबंधित है? अंग्रेजों से, ठीक है, आधुनिक युग से, ठीक है। तो यहाँ पे यूनानियों से संबंधित था और इस सिद्धांत के अनुसार जो है मानवीय अधिकार पूर्णतया प्राकृतिक और जन्म सिद्ध है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आत्मरक्षा को व्यक्ति का मूल अधिकार मानता है? तो
तो हाब्स ऐसा मानता है, ठीक है। हाब्स के अनुसार जो है अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए मनुष्य अपने सारे अधिकारों का परित्याग कर संप्रभु को असीम सत्ता प्रदान करते हैं। यदि संप्रभु व्यक्तियों को जो है सुरक्षा प्रदान करने में असमर्थ होता है तो हाब्स के अनुसार जो है व्यक्तियों को उस संप्रभु के विरुद्ध क्रांति का अधिकार प्राप्त होता है। इस प्रकार व्यक्ति के लिए जो है आत्मरक्षा ही मूल अधिकार है। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, समाज के विरुद्ध अधिकार परस्पर विरोधी अभिव्यक्ति है, यह कथन किसका है? तो ये कहा था ग्रीन महोदय ने, ठीक है। ग्रीन के अनुसार जो है अधिकारों को सामाजिक स्वीकृति मिलना आवश्यक है। अंततोगत्वा जो है अधिकारों का औचित्य सामाजिक कल्याण में निहित है। समाज के विरुद्ध व्यक्तिगत अधिकार निरर्थक होता है। और ग्रीन ने जो है अधिकारों के सिद्धांत की व्यवस्था में नैतिकता पर अधिक बल दिया था। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन अधिकारों के बारे में सही नहीं है? तो ये समाज से स्वतंत्र हैं, तो ये सही नहीं है इसके बारे में, ठीक है। अधिकार का सर्वप्रथम लक्षण यह है कि अधिकार का अस्तित्व समाज में ही संभव है। अधिकार के लिए सामाजिक स्वीकृति आवश्यक है और सामाजिक स्वीकृति के अभाव में व्यक्ति जिन शक्तियों का उपयोग करता है वे उसके अधिकार न होकर जो है प्राकृतिक शक्तियाँ हैं, ठीक है। शून्य में व्यक्ति का कोई अधिकार नहीं हो सकता और राज्य के द्वारा जो है व्यक्ति को जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अधिकार प्रदान किए जाते हैं उसकी सिद्धि समाज में ही संभव है और इस दृष्टि से भी जो है अधिकार जो है समाजगत ही होते हैं। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, अधिकार वह मांग है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है, यह किसका कथन है? तो ये बोसांख्य का है, ठीक है। बोसांख्य कहता है कि अधिकार वह मांग है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है। तो यहाँ पे सी सही होगा। यहाँ पे दो सूची दिया गया है और इधर लेखक हैं, उनके द्वारा उनके ये पुस्तक है, तो आपको मिलान करना है। तो मेम्बर्ट की कौन सी पुस्तक थी? तो मेम्बर्ट की पुस्तक थी द स्टेट एंड सिटीजन, ठीक है। द स्टेट एंड सिटीजन किसकी पुस्तक थी? मेम्बर्ट की थी। और मारिस क्रेस्टन का कौन सा पुस्तक था? तो मारिस क्रेस्टन का पुस्तक था फ्रीडम ए न्यू एनालिसिस, ठीक है। तो यहाँ पे पहला वाला सही हो जाएगा, बी में आपका 1 हो जाएगा। और बर्लिन की कौन सी पुस्तक थी? तो बर्लिन की पुस्तक थी फॉर एसेज ऑन लिबर्टी, ठीक है, फॉर एसेज ऑन लिबर्टी। तो सी में आपका 4 हो जाएगा। और हायक का कौन सा पुस्तक था? तो हायक था द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी, ठीक है, ये हायक की पुस्तक थी। ये चारों इंपॉर्टेंट है, चारों पुस्तकों आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पे डी में आपका हो जाएगा पहला, ठीक है। तो 1 3 1 ये डी में 2 है, 4 2, ठीक है, 3 1 4 2। तो यहाँ पे बी वाला कोट आपका सही हो जाएगा, ठीक है। इक्कीसवां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन विचारकों का युग्म मानता है कि स्वतंत्रता तथा समानता एक दूसरे की विरोधी हैं? तो लॉर्ड एक्टन तथा डी टाकविले का, ठीक है, ये समूह जो है मानता है कि स्वतंत्रता तथा समानता एक दूसरे का विरोधी है। लास्की ने लिखा था कि डी टाकविले और लॉर्ड एक्टन के मस्तिष्क में स्वतंत्रता के प्रति उत्कृष्ट अभिलाषा होने के कारण ही उनके द्वारा स्वतंत्रता और समानता को परस्पर विरोधी समझा गया, किंतु यह गलत निष्कर्ष है और उनके द्वारा समानता का तात्पर्य गलत रूप से लेने के कारण ही ऐसा किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, यह विचार कि न्याय और समानता में घनिष्ठ संबंध है, यह प्रस्तुत किया था तो किसने? तो समाजवादियों ने, ठीक है। तो बी ऑप्शन सही होगा। कानूनी राजनीतिक समानता का विचार जो है आरंभिक उदारवाद का नारा था, ठीक है। और सामाजिक आर्थिक समानता का विचार जो है समाजवाद के लक्ष्य के रूप में जो है प्रस्तुत किया गया था। सामाजिक न्याय और समानता के विचार घनिष्ठ रूप से समाजवादी लक्ष्यों के रूप में अपनाए जाते हैं। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 23वां नंबर प्रश्न है, अन्याय का जन्म वहाँ होता है जहाँ समान लोगों के साथ असमान व्यवहार किया जाता है और इसी तरह सब असमानों के साथ जो है व्यवहार किया जाता है। यह कथन किसका था? तो ये था अरस्तु का, ठीक है। अरस्तु ने जो है न्याय का अर्थ स्पष्ट किया है कि समान लोगों के साथ समान बर्ताव किया जाए और असमान लोगों के साथ असमान बर्ताव किया जाए। समस्या वहीं पैदा होती है जहाँ लोग जो है एक दृष्टि से समान होने पर सब तरह समान होने की जो है मांग करते हैं। तो यहाँ पे भी ऑप्शन सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यक्तिवाद से संबंधित है?
तो राज्य एक आवश्यक बुराई है, ये जो है व्यक्तिवाद से संबंधित है। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, यह हीगल का कथन था जो आदर्शवादी विचार से संबद्ध था। और राज्य ही तिरोहित हो जाएगा, यह कथन जो किसका था, तो ये साम्यवादी विचारधारा से संबंधित था। और राज्य एक नैतिक संस्था है, यह कथन जो है आदर्शवादी विचारधारा से संबंधित थी। और व्यक्तिवादी ये मानते हैं कि राज्य व्यक्ति की स्वतंत्रता में बाधक है, फिर भी वह उसे सुरक्षा से संबंधित कार्य सौंपते हैं, इसलिए वे जो है राज्य को आवश्यक बुराई के रूप में व्याख्या करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, समानता के लिए तीव्र इच्छा ने स्वतंत्रता की आशा को अर्थहीन कर दिया, यह कथन किसका है, तो ये कथन है लॉर्ड एक्टन का। ठीक है, लॉर्ड एक्टन कहता है कि समानता के उत्कृष्ट अभिलाषा के कारण जो है स्वतंत्रता की आशा ही व्यर्थ हो गई है। 26 नंबर प्रश्न है, ये थ्योरी ऑफ जस्टिस पुस्तक का केंद्रभूत तर्क है कि सामाजिक और आर्थिक असमानताएं उसी दशा में न्यायोचित मानी जा सकती हैं जबकि वे न्यूनतम संपन्न व्यक्ति के हित में हों। ठीक है, और ये थ्योरी ऑफ जस्टिस किसकी थी, तो ये रूसो की थी। ठीक है, रूसो की ये कृति थी, ये थ्योरी ऑफ जस्टिस, और इसमें उन्होंने न्याय के 3 सिद्धांत, समान स्वतंत्रता का सिद्धांत, अवसर का उचित समानता का सिद्धांत एवं भेदमूलक सिद्धांत का इसी में वर्णन किया था। ठीक है, और उसके साथ ही बताया था कि सामाजिक और आर्थिक असमानताएं उसी दशा में न्यायोचित मानी जा सकती हैं जबकि वे न्यूनतम संपन्न व्यक्ति के हित में हो। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसको हस्तक्षेप का सिद्धांत भी कहा जाता है। हस्तक्षेप का सिद्धांत किसको कहा जाता है, तो व्यक्तिवाद को कहा जाता है। ठीक है, उदारवाद का आरंभिक रूप जो है व्यक्तिवाद था और इसने जो है मुक्त बाजार व्यवस्था को सामान्य हित तथा उपयुक्त साधन मानते हुए राज्य के लिए जो है हस्तक्षेप की नीति का समर्थन किया था। तो ये ऑप्शन सही होगा। 28 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे उदार राजनीतिक दर्शन का पिता कहा जाता है। उदार राजनीतिक दर्शन का पिता किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है जॉन लॉक को। ठीक है, जॉन लॉक को उदारवाद का जनक माना जाता है और उसकी मान्यताएं उदारवाद की भी मान्यताएं हैं। उसने कहा था, पहला कहा था कि स्टेटमेंट दिया था कि वह मनुष्य को जो है तर्कशील या विवेकशील प्राणी मानता है, और दूसरा मानता है कि वह व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों पर बल देता था, वह निजी संपत्ति को व्यक्ति के अधिकारों का सार तत्व मानता था, वह नागरिक समाज को ऐसा कृत्रिम उपकरण मानता था जो मनुष्य की सुविधा के लिए जो है बनाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है, कार्ल मार्क्स को सर्वाधिक प्रभावित करने वाले 2 व्यक्ति थे, तो कौन कौन से व्यक्ति थे वो, तो वो व्यक्ति थे हीगल और फ्यूरबाख। ठीक है, मार्क्स को सर्वप्रथम 2 जर्मन दार्शनिक हीगल और फ्यूरबाख का प्रभाव पड़ा। उसने जो है हीगल की द्वंद्वात्मक पद्धति और फ्यूरबाख के जो है मानववाद पद्धति को ग्रहण किया था, और वह जो है केवेट, सेंट साइमन, प्रूधो, विंटलिंग, रिकार्डो, ओवेन, थॉमसन, हाफ्सजिक से भी प्रभावित था, लेकिन मुख्य रूप से हीगल और फ्यूरबाख से ही प्रभावित था। 30वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने रात्रि प्रहरी राज्य की अवधारणा प्रस्तुत किया। रात्रि प्रहरी राज्य की अवधारणा किसने प्रस्तुत किया था, तो रॉबर्ट नाजिक ने। ठीक है, यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो उदारवादी इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि सर्वोत्तम राज्य वह है जो न्यूनतम शासन करे, और इस चिंतन धारा के समर्थक जो है राज्य को विदेशी आक्रमण से लोगों की रक्षा करने, देश के भीतर शांति व सुरक्षा बनाए रखने तथा कानून व न्याय की व्यवस्था स्थापित करने तथा मुद्रा का संचालन व संचार व्यवस्था जैसे कार्य को राज्य को सौंपना चाहते थे। इसके अतिरिक्त देखा जाए तो सभी कार्य निजी हाथों में होना चाहिए। रॉबर्ट नाजिक जैसे 9 उदारवादी विचारक ने इस प्रकार के राज्य को जो है रात्रि के पहरेदार जैसा राज्य माना था। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, आधुनिक राज्य की कार्यकारिणी सारे पूंजीपतियों के समान हितों का प्रबंधन करने वाली समिति है, यह वक्तव्य किसका है, तो ये वक्तव्य था कार्ल मार्क्स की। ठीक है, मार्क्स के अनुसार जो है राज्य सर्व कल्याण को अपना उद्देश्य समझने वाला समुदाय न कभी रहा है और न कभी हो सकता है। यह तो सदैव एक ऐसा संगठन रहा है और सदैव ऐसा ही रहेगा जिसके द्वारा जो है प्रधान आर्थिक वर्ग जो है दूसरे आर्थिक वर्गों पर शासन करता है। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, महत्वपूर्ण प्रश्न है, कैसा लगा वीडियो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले पार्ट में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।